नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रसिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जब रसिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को जानेंगे, उनके इतिहास को जानना हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो जब हम जानते हैं यूक्रेन और रसिया के बारे में, तो जैसा कि आपको पता होगा, आज से 31 साल पहले रसिया और यूक्रेन एक साथ था। USSR विच वॉज कॉल्ड एज USSR बुलाया जाता था उसको, सोवियत संघ पहले उसे बुलाया जाता था। तो जैसा कि आप जानते हैं, रसिया ने अभी 1 लाख सोल्जर्स को डिप्लॉय कर दिया है ऑन द बॉर्डर ऑफ यूक्रेन। तो जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकता है यूक्रेन के लिए, क्योंकि रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उनका मोटिव है कि वो यूक्रेन को रसिया का पार्ट मानते हैं एंड वो कैप्चर करने वाले यूक्रेन को किसी भी स्थिति में। तो वर्ल्ड पॉलिटिशियंस के द्वारा इसको वर्ल्ड वॉर 3 का भी एक बहुत बड़ा एंगल इसको मिलता है, क्योंकि आपको भी इस बात के बारे में पता चलेगा जब आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम यूक्रेन के इतिहास को जानें, सबसे पहले लेनिन के रेड आर्मी ने 1983 में यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया था, लेकिन 3 साल पहले ही रशियन एम्पायर से आज़ादी मिली थी यूक्रेन को, क्योंकि रशियन एम्पायर को ओवरथ्रो कर दिया था रशियन रिवॉल्यूशनरीज ने। अब हम जानेंगे कि यूक्रेन के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों है, कोई भी कंट्री किसी के ऊपर अटैक करने पर इतना ज़्यादा आसान क्यों हो जाता है ये चीज़, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। जब हम देखेंगे यूक्रेन के पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स को, तो इसमें हमको समझ में आएगा कि यूक्रेन का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वो प्रो रशियन है, यानी कि वो रसिया के साथ मिला रहना चाहता है, क्योंकि पहले भी जो यूक्रेन है वो रसिया के साथ मिला हुआ था, रसिया का पार्ट था। तो उनका ऐसा मानना है कि उनका जो धर्म और उनका जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा मैचिंग है विद दैट ऑफ रसिया, इसीलिए उनका ऐसा मानना है कि वो रसिया का पार्ट है और उन्हें रसिया के साथ रहना चाहिए। लेकिन जो वेस्टर्न पार्ट है, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, वो चाहते हैं कि वो यूरोपियन यूनियन का भाग बन के रहे। एंड यहाँ पे रसिया का सबसे बड़ा इशू ये है कि ये लोग जो है वो नाटो का पार्ट बनना चाहते हैं। अब नाटो क्या है? नाटो एक मिलिट्री अलायंस है जो कि बना था वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पे। 1945 के बाद अमेरिका ने एक मिलिट्री अलायंस बनाया था, यानी कि इसका मतलब ये है, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर अमेरिका का जितना भी अलायंस है, जो भी दोस्त है, अगर उसके ऊपर कोई अटैक करता है तो उसको मदद करने के लिए किसी भी तरीके से अमेरिका तैयार रहेगा, या फिर अमेरिका को मदद करने के लिए वो सारे देश तैयार रहेंगे। इसका जो लीड पे जो था वो था अमेरिका। एंड अभी जो यूक्रेन का सिचुएशन है, वो यूक्रेन के जो 53% जो लोग हैं वो यूरोपियन यूनियन का भाग बन के रहना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोप एक महादेश है जिसके अंदर बहुत सारे देश हैं। एंड क्या ऐसा कभी हो सकता है कि पूरा दुनिया एक कंट्री बन जाए? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यूरोप ही एक ऐसा महादेश है जहाँ पे उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बना रखा है, जहाँ पे वो पूरे कॉन्टिनेंट को एक तरह से एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं थ्रू अ कॉमन पावर विच इज यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन का भाग बनने के लिए वहाँ के 53% लोग एग्रीड हैं, लेकिन वहाँ के 43% लोग बोल रहे हैं इस तरह से कि वहाँ वो लोग नाटो का पार्ट भी बन सकते हैं, यानी नाटो जो अमेरिका का लीड है। एंड अगर आप देखें तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तो अपोजिशन में अमेरिका एंड रसिया आ गया था, क्योंकि जब सारा पावर खत्म हो जाता है तब दो कोई जो हीरो बच जाता है लास्ट पे, एंड पे, तो उन दोनों हीरो का लड़ाई होने लगता है कि हम दोनों में से कौन किंग ऑफ द जंगल है। तो उस चीज़ की लड़ाई थी रसिया और अमेरिका में उस समय। तो इसीलिए बनाया था रसिया ने वार्सो अपना ही एक मिलिट्री अलायंस बनाया था। लेकिन जब 1991 में जब रसिया का टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, सोवियत संघ का टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, उस समय तो रसिया नहीं था, उस समय सोवियत संघ था, उसका टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, तभी उनका जो वार्सो अलायंस जो था, वार्सो नाम का जो अलायंस था, वार्सो पैक्ट कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग उनका अपना एक अलायंस था। ठीक है, तो उनका भी टुकड़ा हो गया। लेकिन नाटो एक संगठन है जो अभी तक चलता आ रहा है। तो यहाँ पे अभी सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस रसिया का वॉर क्रिएट करने का सबसे बड़ा कारण यही माना जा सकता है कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन की गवर्नमेंट जो है वो प्रो नाटो हो रही है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि रसिया के साथ पहले कुछ कंट्रीज थे, तो उसे हम लोग बुलाते थे USSR, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत संघ। लेकिन जब उस देश वहां से अलग हो गए, यूरोप ही एक सेंटर ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स था 20s में, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो
ईस्टर्न यूरोप था वो रसिया के साथ मिला हुआ था, एंड जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप था वो मिला हुआ था अमेरिका के साथ। तो हुआ क्या, 1991 में यूएसएसआर का टुकड़ा टुकड़ा हो गया, जिसमें बहुत सारे देश अलग अलग हो गए। लेकिन उस समय तो कोई भी नहीं नाटो की तरफ गया, लेकिन नाटो भी अपने तरफ से पूरा फंडिंग रेज करने लगा ताकि जितने भी छोटे छोटे कंट्री है उसको अट्रैक्ट किया जा सके अमेरिकन पॉलिसीज के तरफ, या फिर वेस्टर्न पॉलिसीज की तरफ आप कह सकते हैं। एंड वेस्टर्न पॉलिसी क्या है, ईस्टर्न पॉलिसी क्या है। रसिया का अपना पॉलिसी था जिसको हम लोग लेफ्टिस्ट बुलाते हैं ऑन द वर्ल्ड लेवल, एंड अमेरिका का जो पॉलिसी है उसको राइटिस्ट बुलाते हैं। तो अभी यहाँ पे जो इंडियन जो पॉलिटिक्स वाले दादा लोग हैं उनको मेरा ये निवेदन है कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है और जो इंडियन पॉलिटिक्स में राइट एंड लेफ्ट है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो अपना दिमाग इसमें नहीं लगाए तो अच्छा है। तो मैं बता रहा था कि जो अमेरिकन पॉलिसी है डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी वो अमेरिका मानते हैं, लेकिन जब रसिया था वो लेफ्टिस्ट था जो कि कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी को प्रमोट करते थे। इसी आइडियोलॉजी के बेसिस पे लड़ाई था उन लोगों को। जब रसिया का टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो एक तरह से मान लिया गया कि रसिया कहीं ना कहीं अपने पॉलिसी से हार चुका है। एंड तभी उनके टुकड़ा होने के बाद 4 मई 2004 को जो छोटे छोटे कंट्रीज थे, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, हंगेरी, माल्टा, एस्टोनिया, लताविया, लुथेनिया, ये सारी कंट्री, 3 कंट्री, एस्टोनिया, लताविया, लुथेनिया, बाल्टिक कंट्रीज इनको बुलाया जाता है क्योंकि बाल्टिक सी के बगल में है ये। एंड नेक्स्ट कंट्री कम्स पोलैंड, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया। इन सभी कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ने का प्लान कर लिया। लेकिन जिस तरह से रसिया का हमेशा ही खौफ रहता रहा है कि ये कंट्री नाटो के साथ ना जुड़े, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो होता है उसमें हम लोग देखते हैं कंट्रीज जो अगर फ्रेंड का फ्रेंड है तो वो मेरा भी फ्रेंड है, लेकिन मेरे एनिमी का जो फ्रेंड है वो मेरा एनिमी है। इट्स लाइक दैट। तो रसिया के जस्ट नेबरहुड में है यूक्रेन, एंड इसी की वजह से रसिया सोचता है कि अगर जो मेरे बगल में रहने वाला कंट्री है उससे मेरा आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है तो वो सही नहीं होगा, तो हम उसको कैप्चर कर लेंगे, ऐसा उनका मानना है। लेकिन अभी जितने भी वर्ल्ड लीडर हैं इस चीज को पूरी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर रसिया ऐसा कुछ भी करता है, यूक्रेन के ऊपर इन्वेड करता है या फिर कुछ भी करता है, तो वो उनको बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक सैंक्शंस उनके ऊपर लागू करेंगे एंड कस्टम ड्यूटीज में इंक्रीज करेंगे, एंड बहुत सारा चीज किया जा सकता है वर्ल्ड लेवल। लेकिन क्या रसिया धमकी दे रहा है? ये पॉसिबल भी है क्या? पहले कभी ऐसा हुआ है? अगर आपका सवाल ये है तो हाँ, पहले हुआ है, पहले ऐसा हुआ है, और वो हुआ था 2013 में। नाटो के चीफ एंड यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने एक साथ मिलके एक अलायंस पे साइन करने की कोशिश की थी। तभी रसिया के जो पुतिन थे उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, एंड उन्होंने यूक्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिया था। बोला था कि जितना भी ट्रेड है उसको बंद कर दिया जाएगा, एंड कस्टम ड्यूटी को इन्हांस कर दिया गया था, एंड बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया था। यहाँ तक कि ब्राइब भी किया गया था यूक्रेन को इस बात के लिए कि अगर तुम उनके फेवर में नहीं जाते हो, अगर तुम नाटो से पैचअप नहीं करते हो, अगर नाटो से तुम नहीं मिलते हो, तो तुमको ऑफर किया जाएगा चीप गैसेस, सस्ते दाम पे गैस को उपलब्ध कराया जाएगा। एंड यहाँ तक कि वो उन्होंने ये भी कहा था कि $15 बिलियन का लोन भी सैंक्शन किया जाएगा उन्हें। इतना कहने के बाद हुआ क्या कि पुतिन जो है वो अपने बात को मनवा ली। बात ये हुआ कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे, वो मान चुके थे इस एग्रीमेंट के लिए। लेकिन 16 जनवरी 2014 को एक ब्लैक लॉ लागू किया गया था। एंड ये लॉ क्या करता था कि आप रोड पे निकल के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। भले यूक्रेन के गवर्नमेंट ने इस चीज से एग्री कर लिया था कि अच्छा अब यूक्रेन जो है वो नाटो का पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन वहाँ के जो सिटीजन्स थे, वहाँ के जो जनता थे, वे अभी भी यही चाहते थे कि वो मिल सके नाटो के साथ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, विच इज इवन नाउ लीड बाय अमेरिका। एंड नाटो के साथ जुड़ने का इसी तरह से आसान नहीं कि कोई भी नाटो के साथ जुड़ सकता है। जो भी नाटो के साथ अगर जुड़ना है तो नाटो के प्रिंसिपल्स को मानना होगा। और नाटो का प्रिंसिपल्स क्या है? नाटो का प्रिंसिपल ये है कि जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जो भी कंट्री लोकतांत्रिक आधार के ऊपर काम करता है, उसे ही वो अपना पार्टनर बना सकता है नाटो। एंड पार्टनर बनने का क्या फ़ायदा है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जब भी आप पार्टनर बनते हैं तो इसका ये इकोनॉमिक फ़ायदा है। अगर वो अपने ट्रेड में आपको मदद कर सकते हैं, वो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड वर्ल्ड लेवल पे पॉलिटिक्स में आपका डोमिनियनशिप मेंटेन हो पाता है किसी भी ग्रुप का पार्ट होने के वजह से। एंड रसिया को इसी चीज़ का डर है कि उनके बगल में जो नेबरहुड है वो उनके कंप्लीट अपोजिट ऑफ देयर आइडियोलॉजी, तो उनको इससे यही इशू है। तो 16 जनवरी 2014 को पुतिन अपने अलग अलग ऑफर से राजी करवा लेते हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट को अपने बात को मनवाने के लिए। लेकिन जनता को तो कोई नहीं रोक सकता, जनता थे भड़क चुके। और हुआ ये कि जनता ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया,
एंड एट द एंड ऑफ द डे वहाँ के जो लीडर थे वो चेंज हो गए एंड बाद में जो लीडर आया उनका नाम था पेट्रो पोरोशेंको, जो कि अग्री हो गए नाटो के साथ पैक्ट को साइन करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, मार्च 2014 में रसिया को इस बात को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया एंड व्हाट दे डिड इज़ उन्होंने क्रीमिया पे इन्वेड कर दिया, उस पर इन्वेड किया। एंड पॉलिटिक्स के जितने भी लीडर हैं वो अभी भी क्लेम करते हैं कि जो इन्वेजन था वो अनडेमोक्रेटिक एंड इलीगल था। उसके बाद रसिया ने अपने आप को सही दिखाने के लिए वहाँ पे एक रेफरेंडम कराया, यानी कि ऐसा आप कह सकते हैं एक सिंपल सा ऐसा वोटिंग जिसमें जनता की राय और विचार को जानने के लिए एक वोटिंग कराया जाता है, तो उसको आप रेफरेंडम कह सकते हैं। लेकिन जो रसिया ने रेफरेंडम दिखाया उसमें वो जो दिखाता था कि ज़्यादातर जो बहुमत जो था क्रीमिया का वो चाहता था कि वो रसिया के साथ रहे, लेकिन वो एक्चुअल डाटा नहीं था, ऐसा वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा कहा जाता है। एंड आई थिंक दैट्स द ट्रूथ। रसिया ने उसके बाद से क्रीमिया पे अपना कंट्रोल जमा के रखा हुआ है एंड हमेशा से ही यूक्रेन लगा हुआ है क्रीमिया पे अपना कंट्रोल बनाने के लिए, लेकिन क्रीमिया को क्या बनाएगा अपना कंट्रोल, वो तो अपने देश के ऊपर ही कंट्रोल खोते जा रहा है। सो वर्ल्ड लेवल पे सभी चीज़ फ़ायदे के लिए होती है। तो मेरी सभी बातों का समरी ये है कि अल्टीमेटली रसिया इज़ गोइंग टू इन्वेड यूक्रेन। आगे देखा जाएगा कि होने वाला क्या है, ये तो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते हैं। एंड अभी प्रेजेंटली रसिया जो है वो प्लान कर रहा है चेर्नोबिल पे अटैक करने की। एंड चेर्नोबिल जो है यूक्रेन के उत्तरी भाग में है, यानी नॉर्थ में। एंड चेर्नोबिल पे अटैक करने का क्या वजह हो सकता है ये जानेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। धन्यवाद आप सभी का आज के इस वीडियो को देखने के लिए एंड उम्मीद करता हूँ आपका आने वाला दिन शुभ हो।